हमारे साथ हिमालय बचाओ यात्रा को लेकर निकले कंचन सिंह नेगी मौजूद हैं, जो ये धारी देवी मंदिर परिसर के पास। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और कंचन बताएंगे हमको पूरी बातचीत में कि किस तरह से उन्होंने इस यात्रा को अभी तक कितना पूरा कर लिया है, किस उद्देश्य से किया है और वो आगे कहाँ पर ये समाप्त होने वाली है। तो कंचन, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ तक अभी तक आपने पढ़ाई की? बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं चितौल गाँव नंदा नगर चमोली का रहने वाला हूँ हुँ, और मैंने ये भारत यात्रा शुरू की थी 15 नवंबर 2023 को, जी। जो कि अभी तक 12,118 किलोमीटर के आसपास लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भी इसमें शामिल थे जो भारत के हैं। जी। और अभी अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने अपना फ़ील्ड पकड़ लिया था जो ट्रैकिंग का होता है या फिर ट्रैवल गाइड का होता है, वो फ़ील्ड पकड़ लिया था। अच्छा, तो उसी में मतलब अभी काम तो करता हूँ। कहाँ-कहाँ किन मार्गों को आपने आज अभी तक ट्रैक किया है? इस साइकिल यात्रा के दौरान मैंने केदारनाथ से शुरू किया था जो यात्रा 15 नवंबर को। उसके बाद यूपी में एंटर किया था। यूपी के बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, उसके बाद केरला और गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, फिर वापस यूपी में होते हुए उत्तराखंड, फिर वापस केदारनाथ की ओर जा रहा हूँ। जब पूरे देश में बेरोजगार जो युवा हैं, वो रोजगार की तलाश में हम भटक रहे हैं और चुनाव का जो शोर है वो चरम पर है। ऐसे ही समय में आप इस तरह से साइकिल पर उतरने का आपने निर्णय लिया। कैसे आपके मन में ये आया? एक्चुअली मैं ट्रैवल फील्ड में काम करता हूँ और मेरा हर साल ग्लेशियरों के नज़दीक आना-जाना रहता है। पिछले 4 सालों की बात करूँ तो मैं केदारनाथ के पीछे जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहाँ पे जा रहा हूँ। जी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस साल ग्लेशियर यहाँ था तो पिछले साल देखा 10 किलोमीटर पीछे चला गया। फिर तीसरे साल 10 देखा, किलोमीटर? सॉरी 10 मीटर। जी, 10 मीटर पीछे चला गया, फिर दूसरे साल देखा तो ये 10 मीटर और पीछे जा रहा है। जी। तो उस टाइम तक मेरे को ग्लेशियरों के बारे में पता था और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता था, लेकिन इतना पता नहीं था कि ग्लेशियर इतने तेज़ पिघल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया ग्लेशियरों के बारे में, जी। देखा कि कितना पिघल रहे हैं। फिर पहले तो हिमालय के बारे में पता किया, फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो ग्लेशियर है उनके बारे में पता किया। तो देखा कि ग्लेशियरों की स्थिति बहुत दयनीय है और ये अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले 2050 तक की और 2021 तक 2050 तक की बात करें तो मतलब बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो समाप्ति की ओर हो जाएँगे। हमारे हिमालय की बात करें, 15,000 ग्लेशियर हैं, उनमें से 2050 तक आधे से ज़्यादा तो वैसे ही पिघल जाएँगे। तो मैंने रिसर्च करने के बाद देखा कि इस पे काम करना चाहिए और मैंने बहुत तैयारियाँ की। बहुत सारे जैसे एचएनबी हो गया या फिर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की। फिर मैंने सोचा कि मेरे को इस पे खुद काम करना चाहिए और मैंने साइकिल उठाई, उसके बाद आगे यात्रा के लिए निकल गया। इस यात्रा के दौरान मैं स्कूलों में जाता था, कॉलेजों में जाता था या फिर जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा दिखी, गैदरिंग जैसे कहीं पर आरती हो रही है तो वहाँ पर लोगों को बताता है कि ग्लेशियर क्या होता है, पहले उनको बताता था और कितने तेज़ी से पिघल रहे हैं, हम बचाने के लिए छोटे-छोटे कौन से कदम उठा सकते हैं। और बीच-बीच में स्कूलों में जाता था, वहाँ पे बताता था कि ग्लेशियर इतने तेज़ी से जैसे बच्चों को पता ही नहीं होता था कि एक्चुअली ग्लेशियर पिघल कैसे रहे। जी। उनको यही पता नहीं है कि ग्लेशियर हैं क्या? सबसे पहला सवाल यही होता था कि ग्लेशियर के बारे में कौन-कौन जानता है? जितने भी बच्चे जानते थे, वो भी केवल ये जानते थे कि ग्लेशियर एक बर्फ होती है या इस प्रकार से जानते थे। अनदर ग्लेशियर के बारे में बहुत कम जानते थे। वो उनको बताता था कि आप तो इंटरनेट पे आपने देख सकते हैं। ग्लेशियर के महत्व को लेकर के हाँ जी। उनको अवेयर किया है। हाँ जी, और रास्ते में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी पड़ रहे थे, तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भी रास्ते में पड़े, तो एक धार्मिक यात्रा भी होगी और एडवेंचर तो हो गया और उसके साथ ये एक अवेयरनेस का जो मेन काम था वो हो गया। तो क्या लगता है आपको कि कितना सफल आप अपने उद्देश्य में हो पाए? अभी तक काफ़ी सफल, मतलब बहुत सारे खुशी इस बात की है, जैसे बच्चों के पास जाता हूँ और अवेयरनेस फैलाता हूँ, तो मतलब जिन बच्चों को ये भी पता नहीं है कि ग्लेशियर क्या होता है, अगर वो एक भी घर में वापस जाके सर्च करता है इंटरनेट पे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट मिलते थे, इतने में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, जी। लेकिन उनको एक रुचि दिला देता है कि ग्लेशियर होते क्या हैं, जो हमारी नदियाँ आ रही हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं यही बोलता था कि आप नेट पे सर्च करें, एक बार तो देखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कंचन, आपने स्कूलों में जाकर के अलग-अलग जगह पर बातचीत की है। तो आपने खुद जाकर के स्कूलों को अप्रोच किया या आपके पास कुछ ऐसा प्लान आप लेकर के चल रहे थे?
किस तरह से आपने इस कार्य योजना को अंजाम दिया? नहीं, ये खुद पूरा प्री प्लान मैं खुद के द्वारा था, और क्योंकि इसमें मैंने खुद से ये प्लान किया था, और कोई मतलब जैसे प्लानिंग किस तरह से हुई? प्लानिंग 6 महीने पहले से रूट मैपिंग चली थी, कहाँ-कहाँ से जाना है, कहाँ-कहाँ पर रुकना है, वो सारी चीज़ें पहले से थी, कैसे होगा, क्या होगा। फिर जाने के बाद तो खुद ही मतलब किसी स्कूलों में नज़दीक में सुबह निकल जाता था, फिर देखता था कि अगल-बगल में कौन से स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे देखता था। मतलब खुद ही से किया ये सारी चीज़, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप, ये सारा जो मैंने सब खुद ही से। तो अभी इसको कहाँ जाकर के रुक जाना है? अभी केदारनाथ से शुरू मैंने ये जो यात्रा है वो शुरू की थी, और वापस केदारनाथ जाके ये खत्म हो गई संपन्न हो 10 मई को। केदारनाथ जब कपाट बंद हुए थे तब मैंने शुरू की थी, और वापस से 10 मई को ये केदारनाथ। जब हाँ, खुलेंगे कपाट जी। तो ये वहाँ पर संपन्न हो जाएगी। हाँ। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग इस पहले इस यात्रा को समाप्त करने के बाद हम इस पे काम करते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम क्या-क्या इसमें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हम सोच रहे हैं कि इस पे भी पूरा ग्रुप बनाया जाए, हम लोग इस पे काम करें। अच्छा, और अभी जो रिसेंटली हमारा प्लान है, पहले जुलाई में एक यात्रा करेंगे फिर से क्या केदारनाथ से लेकर अमरनाथ तक। उसके बाद हम देहरादून से एक एवरेस्ट बेस कैंप तक का भी करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि हमने जो वीडियोज़ देखे हैं, रिसर्च किया है थोड़ा बहुत, कि एवरेस्ट पे भी जो लोग जाते हैं वहाँ पे भी प्लास्टिक वगैरह, हम जैसे लोगों को बता रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैकिंग कैसे करें। जैसे हम यहाँ से पानी की बोतल भरी हुई ले जा रहे हैं, बिस्किट पूरा पैकेट ले जा रहे हैं, तो उसका खाली रैपर भी हम ला सकते हैं। जी, तो यही चीज़ें मैं लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ, और वही चीज़ हम एवरेस्ट पे भी बेस कैंप तक हम जाना चाहते हैं साइकिल से। तो उसमें भी देखना चाहते हैं कि कैसे हम करें, कितना अवेयरनेस फैला सकते हैं वहाँ पे, या फिर जो कूड़ा है वो दुनिया को कैसे बता सकते हैं कि मतलब कितना, क्योंकि वहाँ की वीडियो जो हम देखे बिल्कुल। वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो आप बातचीत कर रहे हैं, वास्तव में ये आने वाले समय का एक बड़ा खतरा है, जो ग्लेशियर्स से लेकर के हमारी नदियों से लेकर के मानव स्वास्थ्य और मानव जीवन को लील रहा है। आपका उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ है। हम कामना करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। लेकिन आपसे अ, अंतिम एक सवाल करना चाहेंगे कि इस यात्रा के दौरान आपने जिस तरह से गंगा नदी की स्थिति देखी होगी, विशेषकर मैं श्रीनगर की रहने वाली हूँ, तो श्रीनगर के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगी कि श्रीनगर में अब गंगा नदी नदी नहीं रही, बल्कि एक नाले में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल कचील वहां पर दिखाई दे रहा है और कहीं कोई नदी का कोई नामो निशान नहीं है। इस पर बड़ी लड़ाइयां हुई। इवन भाजपा की बड़ी नेत्री उमा भारती ने इस पर आंदोलन किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या सोच रहे हैं जब नदियों की इस तरह की स्थिति देखी? मैंने अभी एक वीडियो मैं आपने भी देखा होगा, जो सोनम वांगचुक जी हैं लद्दाख में, जी, अभी भी अपने क्लाइमेट फास्ट के उस पे बैठे हुए थे, और जी, उन्होंने वो खत्म करके फिर महिलाएं, फिर अभी युवा बैठे हुए हैं, तीसरा दिन उनका अभी युवाओं का चल रहा है। जी, जी, तो मैं उनको काफी पहले से फॉलो करता था। उनने एक जन आंदोलन में बोला था, अपने जन आंदोलन में, कि अगर लद्दाख में भी 6 शेड्यूल नहीं आता है तो उत्तराखंड की जैसी स्थिति हो जाएगी। तो आप लगा सकते हैं कि उनने हमारे उत्तराखंड का जो उदाहरण दिया था वो किस प्रकार दे सकते हैं। किस तरह हाँ, किस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी हम वो कानून की मांग करते हैं। जी, तो इससे ये होगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं या फिर कोई भी है, बाहर से आके फैक्ट्रियां स्थापित कर दे रहे हैं, या फिर कंपनियां स्थापित कर दे रहे हैं, यहाँ पे मनमाना खनन चलता है। तो हमें भी उत्तराखंड में भी हमें एक इसी प्रकार की जो डेडिकेशन, जो आंदोलन होता है वो करने की जरूरत है। और हमारे उत्तराखंड पे तो मतलब इसको एक संवेदनशील, हमारा जो पूरा हिमालय का ये क्षेत्र है बहुत संवेदनशील है, और यहाँ पे मनमाने तरीके से मतलब कोई रिसर्च नहीं है, कोई भी कहीं भी डैम बना दो और कोई कहीं खनन कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब बहुत, इसलिए आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्रांतिकारी पुरुष जो अभी भी अपने पर्यावरण, अपने ग्लेशियरों के लिए लड़ रहे हैं लद्दाख में, हम्म, तो वो एक एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं कि अगर हमारा 6 शेड्यूल लद्दाख में नहीं आता तो उत्तराखंड की जैसी स्थिति यहाँ पे भी हो जाएगी। तो आप लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का कैसे एग्जाम्पल बिल्कुल दिया जा रहा है। इस एक लाइन में जो आपने समझने की कोशिश की है और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल। वाकई में ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने उत्तराखंड की दयनीय स्थिति को लेकर के सचेत किया है। ट्रैकिंग को लेकर के, पर्वतारोहण को लेकर के क्या-क्या प्लानिंग साथ? पर्वतारोहण को लेके मैं आगे, क्योंकि इनकम का सोर्स भी मेरे पास होना जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बिना
स्पॉन्सरशिप के से यात्रा को कर रहा था, तो अभी भी आगे भी करूँगा, तो उसके लिए इनकम ज़रूरी है। मैं इस पे भी काम करूँगा और मैं अपने जो यात्रा करने वाले होते हैं उनको हमेशा समझाते रहता हूँ, क्योंकि जैसे केदारनाथ लोग जाते हैं तो यहाँ से पूरा को बिस्किट रैपर वगैरह वहीं पे छोड़ देते हैं, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उस रैपर को नीचे ना लाकर वहीं पे जला दिया जाए। जो ब्लैक कार्बन निकलता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ग्लेशियरों पे पड़ता है। जी। तो वो चीज़ें हम समझाते रहेंगे लोगों को कि अगर आप इतना पूरा भर के ले जा सकते हैं पानी की बोतल, पूरे बिस्किट ले जा सकते हैं, खाली रैपर तो वापस ला सकते हैं पर्टिकुलर डस्टबिन में, या फिर नीचे आके उसको जो समाधान होता है उसका उसको कर सकते हैं। जी। तो वो चीज़ें लोगों को बताते हैं, और जो कुछ चीज़ें गलत हो रही है या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें हम ट्रैकिंग में यात्री को बताते हैं। सबसे पहला मोटो हमारा ट्रैक शुरू करने से पहले, उनको ट्रैक बताने से पहले यही रहता है कि हम पर्यावरण के प्रति सबसे पहले अपना कदम अच्छा, उठाएं। इन बिंदुओं पर अवेयरनेस आपने जो संपूर्ण यात्रा आपकी रही, इन बिंदुओं पर अवेयरनेस आपने किसी एक राज्य में देखी? अवेयरनेस तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले जो रास्ते में बताते रहते कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरे को पता नहीं है, लोग बताते हैं। कई सारी नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, जी। लेकिन ऐसे अवेयरनेस क्योंकि हो सकता है या फिर मेरे जानने में मतलब उतने लोग होंगे नहीं मिल पाए हो। जैसे मैं तमिलनाडु में था, वहाँ पे से सॉयल करके सदगुरु जी का, महाराज जी का एक कैंपिंग है, ईसा फाउंडेशन का। तो वहाँ पे उनके जो ऑफिस है वहाँ पे गया था मैं। उन लोगों ने अपने नर्सरी विजिट कराया था। तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे मतलब मिले मेरे को जहाँ पे कि इस पर्यावरण को लेकर काम किया जा रहा जी, जी, जी। ठीक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है। और जो जिस उद्देश्य के निहितार्थ आप इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं, पूरे 6 महीने आप यात्रा कर चुके हैं, वो भी साइकिल पर देश के विभिन्न हिस्सों में, तो ये अंजाम तक पहुँचे, आपके निहित सफल हों, इसी कामना के साथ आपका धन्यवाद अदा करती हूँ।